सो ठीक है, वेलकम टू क्लास। और क्या पढ़ रहे हैं हम? एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और मुस्लिम लॉ हो चुका है। ये फोर्थ पेपर हम कर रहे हैं। अगस्त में चांसेस हैं पेपर होने का, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर वाला। सो कोशिश करेंगे उससे पहले रिवीजन हो जाए। ये टॉल्ट का पेपर है, टॉल्ट 2 सेकेंड मतलब सेकेंड सेमेस्टर में। कल हमने 3 क्वेश्चन किया था, न्यूसेंस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एंड डिफॉर्मेशन, मतलब उपहति, क्षति की दुरस्ता, मानहानि। आज चौथा क्वेश्चन करेंगे जो कि है नेग्लिजेंस। देखो याद रखना, इंग्लिश में अगर नहीं पढ़े गए और न्यूसेंस और नेग्लिजेंस आगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। न्यूसेंस का सीधे सा मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी और को परेशान करे, उसके विधिक अधिकार का हनन करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सोने का अधिकार है, रात में तुम सो रहे हो, तुम्हारे घर के दीवार पे लाके कोई डीजे बजाने लगे या पत्थर तोड़ने लगे सिर्फ तुमको परेशान करने के लिए। और नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है, किसी की लापरवाही से किसी को नुकसान हो। ठीक, ओके। वाद योग्य असावधानी, वाद योग्य असावधानी का मामला तब उत्पन्न नहीं होगा जब तक सावधानी बरतने का कर्तव्य का भंग न किया गया हो। निर्णय वादों के माध्यम से उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सीधे पूछ रहा है कि नेग्लिजेंस क्या होता है, ठीक है, लापरवाही क्या होती है, अपनी भाषा में समझो। और क्या ये हमेशा किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए दायी बनाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स के खिलाफ वाई ने कोई लापरवाही की और एक्स को नुकसान हुआ तो क्या हमेशा वाई को एक्स को क्षतिपूर्ति देना ही पड़ेगा? बस यही पूछ रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है असावधानी, क्या है नेग्लिजेंस, लापरवाही क्या होती है। एक ऐसा विधिक दोष है जो तब उत्पन्न होता है, देखो टॉर्ट में कोई दोष तभी उत्पन्न होगा जब हम किसी की लीगल राइट का उल्लंघन करते हैं। देखो जो टॉर्ट होता है, कृत्य होता है, ये कहीं लिखित नहीं हुआ है, ठीक है, कोई लिखित विधि नहीं है, बल्कि समय के साथ, टाइम के साथ डेवलप हुआ है, ठीक है। बाय होम कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब इंग्लैंड की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको साम्या के आधार पर विकसित किया है, ठीक है। ऐसे कोई नुकसान जिसका कहीं लिखित वर्णन ना हो बट उससे किसी को नुकसान हो तो उसको कहीं ना कहीं वर्णित किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो टॉल्ट में क्षतिपूर्ति कभी किसी व्यक्ति को तब दिलाई जाती है जब उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हो। मान लो एक्स से उसका वोट देने का अधिकार है और वाई क्या करता है, उसको वोट देने से रोक देता है, ठीक। एक्स की पार्टी जीत भी जाती है बट इसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वाई क्या देगा, इसको क्षतिपूर्ति देगा, ओके। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, टॉल्ट तो पढ़ा नहीं रहेंगे। टॉल्ट क्या है, पहला क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में टॉल्ट में यही था, एग्जाम में भी आया था। चलो, तो जो नेग्लिजेंस है ये भी टॉल्ट का एक प्रकार होता है, ठीक। इसका मतलब ये भी उन आधार पर ही क्षतिपूर्ति दिलाएगा जो टॉल्ट में नॉर्मली मिलता है। जब कोई एक्स के खिलाफ वाई मान लो कोई नेग्लिजेंस कर रहा है, ठीक है, और उससे एक्स के लीगल अधिकारों का हनन होता है, तभी वाई क्या करेगा, एक्स को क्षतिपूर्ति देगा। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जो ये असावधानी बरत रहा है तो क्या वाई का एक्स के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था, लीगल ड्यूटी थी? अगर वाई की लीगल ड्यूटी नहीं थी और तब एक्स के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ तो एक्स को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल दे रहे हैं। नदी है, इसके बगल एक्स वाई घूम रहा है, ठीक है, वाई बहुत बड़ा तैराक है, नेशनल लेवल का तैराक है, ठीक है। इस और इसमें एक एक्स है डूब कर बाहर जा रहा है, चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, वाई बगल से निकल जाता है, ठीक। यहाँ वाई की कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि एक्स को बचाए। हाँ, एक्स का लीगल राइट है कि उसे कोई बचाए, लेकिन उस लीगल राइट से वाई जो है बाध्य नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्स डूब के मर भी गया या घायल हुआ तो वाई की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो एक्स को क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। बट मान लो मेला लगा है, फॉर एग्जाम्पल कुंभ का मेला लगा था, गंगा नदी में सब नहा रहे थे, मान लो एक्स नहा रहा था, डूबने लगा, बगल में पुलिस लगाई गई थी, ठीक है, सेफ्टी के लिए, कोई नदी में डूबने लगे उसको बचाना, एक्स चिल्लाने लगा हेल्प, वाई क्या किया, बगल से निकल गया धीरे से कि कहीं मेरी जान को भी खतरा ना हो जाए। अब देखो एक्स का लीगल राइट था कि उसको बचाया जाए और वाई की भी लीगल ड्यूटी थी कि वो एक्स को बचाए, बट वाई ने नहीं बचाया। अब वाई को क्या देना होगा, एक्स को
क्षतिपूर्ति देनी होगी। होप कि समझ में आया। लीगल ड्यूटी क्या होती है हो गया। देखो अभी आगे ये सब चीज़ें तुमको दिखेंगी, ठीक है। हम शुरू में ही सब बताने लगते हैं तो फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है और क्लास भी लंबी हो जाती है, ठीक। ओके, इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इरेज नहीं हो रहा। चलो, असावधानी एक विधिक दोष है, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या हुआ, देखो परिभाषा से ही आवश्यक तत्व तो टूट के निकलते हैं। एक विधिक दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति वह सावधानी नहीं बरतता जो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति समान परिस्थितियों में बरतता, परंतु प्रत्येक असावधानी वाद योग्य नहीं होती। असावधानी वाद योग्य तभी मानी जाती है जब क्या हो, जिसने असावधानी की हो उसका विधिक कर्तव्य रहा हो, ठीक है। तो क्या है असावधानी, नेग्लिजेंस क्या है, लीगल रॉन्ग है ना, पहला चीज हो गया। दूसरा, इस असावधानी में तभी कोई किसी को क्षतिपूर्ति देनी होगी जब उस व्यक्ति का लीगल ड्यूटी रही हो सामने वाले के प्रति सावधानी बरतने की, ठीक है। अगर लीगल ड्यूटी नहीं थी तो कोई उसको नहीं देना है, जैसे नदी वाले में हमने देखा, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए शुरू में तो थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से, है ना। चलो ओके, ये हो गया एलिमेंट। कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा, ठीक। चलो एलिमेंट देख लेते हैं, क्या एलिमेंट है नेग्लिजेंस का। तो हमने पहले देखा कर्तव्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए किसकी, जो असावधानी कर रहा है, ठीक है, उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए थी सामने वाले को बचाने के लिए जिसके खिलाफ उसने असावधानी बरती, ठीक है। और उसने क्या किया हो, उस कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। एग्जाम्पल मिलाते चलते, जैसे पुलिस वाला माघ मेले में नदी किनारे लगा हुआ था, तो पुलिस वाले की लीगल ड्यूटी थी डूबते हुए वाले को बचाए, बट उसने क्या किया, उस कर्तव्य का उल्लंघन किया, भाग गया, ठीक है। एग्जाम्पल को जोड़ के बताएंगे तो याद रहेगा। ओके, नाउ उससे क्या हुआ, हानि हुई, किसको हानि हुई, एक्स को हुई जो नदी में डूब रहा था, उसकी लीगल ड्यूटी थी उसको लीगल राइट था कि उसे बचाया जाए, ठीक है। ओके, और वह हानि प्रत्यक्ष परिणाम हो उस उल्लंघन का। देखो इसका चौथा वाला थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है ना। देखो क्या हानि हुई, एक्स डूब गया, और एक्स क्यों डूब गया, क्योंकि प्रत्यक्ष परिणाम है, पुलिस वाला भाग गया। अगर पुलिस वाला भागा ना होता बल्कि उसको डूब के कूद के बचा लिया होता तो एक्स नहीं डूबा होता, ठीक। ये देखो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, कई प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे। इसलिए यह कथन कि नो केस ऑफ एक्शनेबल नेग्लिजेंस विल अराइज अनलेस देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर पूरी तरह से न्याय संगत है और इसे निर्णित वादों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि तब तक कोई भी वाद क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है, तब तक किसी भी केस में आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी जब तक कि जिससे आपको नुकसान हुआ है, जिसके कार्य से उसका आपके प्रति कोई लीगल ड्यूटी रही हो, ठीक है। ओके, बहुत घबराना नहीं, क्वेश्चन ही है। चलो महत्वपूर्ण विषय, तो सबसे पहले असावधानी समझना था जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। असावधानी क्या होती है, एक मिनट बेटा किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट। तो असावधानी क्या थी, किसी के एक व्यक्ति के प्रति किसी का विधिक कर्तव्य सावधानी बरतने का, है ना। और जब उसने उस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया तो अब वो इसको क्षतिपूर्ति देगा, ये असावधानी। और दूसरा ये था कि क्या हर असावधानी वाद योग्य होती है, नहीं, जिसमें विधिक ड्यूटी हो, ठीक है, वही असावधानी सॉरी क्या कहते हैं, वाद योग्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर विधिक ड्यूटी नहीं भी थी, मान लो जो एथलीट घूम रहा था नदी किनारे, है ना, उसकी मोरल ड्यूटी थी, क्या थी, मोरल ड्यूटी थी कि वो उसको बचा ले, भाई इतना बड़ा तैराक है बट उसने नहीं बचाया, ओके। तो मोरल ड्यूटी के कारण कि उसकी मोरल ड्यूटी थी बट उसने नहीं बचाया, उसके ऊपर केस नहीं लाया जा सकता, ठीक है, नहीं लाया जा सकता। ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, विधि। तो हर केस जो है वाद योग्य नहीं होता, तभी वाद योग्य होगा असावधानी का मामला जब उसमें लीगल ड्यूटी हो। चलो आवश्यक एलिमेंट, तीसरा देखो सावधानी बरतने की कर्तव्य की बात, ओह ओके, ये जो जिस जिस
शॉर्ट में थी। अगर तुमको नहीं याद करना पूरा आंसर तो शॉर्ट हेडिंग याद कर लेना और अंदर को समझ लो बस। ओके, असावधानी की परिभाषा क्या है तो अभी तो हमने नॉर्मल समझ लिया। अब विनफील्ड के अनुसार भी एक परिभाषा देख लो। अगर देखो वो जो तुम अपनी भाषा में परिभाषा लिखोगी वो तो लिखोगी, अगर किसी विधि शास्त्री की परिभाषा लिखनी है तो भी लिख सकती हो ना। तो क्या कहते हैं विनफील्ड, नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ए लीगल ड्यूटी टू टेक केयर व्हिच रिजल्ट्स इन डैमेज अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। असावधानी, नेग्लिजेंस, वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वह सावधानी नहीं बरतता जो समान स्थिति में अपेक्षित होती है और जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को क्षति होती है। ठीक है, ओके। तो विनफील्ड की परिभाषा हो गई ना। वाद योग असावधानी या असावधानी के आवश्यक तत्व क्या है? देखो बहुत यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी तो फिर से एक बार बता देते हैं। हर चीज असावधानी है जिससे किसी को नुकसान हो। ठीक है, जैसे एथलीट ने उसको नहीं बचाया तो क्या किया, एक्सीडेंट हो गया, यह था असावधानी है। बट ये टॉर्ट में जाकर इसमें केस नहीं किया जा सकता, किसी भी लॉ में जाकर एथलीट के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि टॉर्ट में जाने के लिए जो एथलीट की ड्यूटी होनी चाहिए थी वो मोरल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी, वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए थी। और लीगल ड्यूटी कब होती? जब कानून ने उसको इस काम के लिए वहां पर नदी किनारे अपॉइंट किया होता कि जो भी डूबेगा आप बचाना। ठीक है, इसीलिए वाद योग असावधानी बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्शनेबल नेग्लिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। कैसी ड्यूटी होनी चाहिए? लीगल। ठीक है, उस लीगल ड्यूटी को उस व्यक्ति ने क्या किया हो, उल्लंघन किया हो, और उसके उल्लंघन के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ हो, नुकसान हुआ हो। ठीक है, चलो, जब तक सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई मतलब कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी तो माने नहीं है। ठीक है, यहाँ पे या उसका उल्लंघन नहीं होता तब तक वाद योग असावधानी नहीं बनती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा केस दिया हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम एलएलएम एंट्रेंस के लिए सोच रहे हो, नेट के लिए सोच रहे हो, एलएलडी के लिए सोच रहे हो, एलएलडी तो बहुत दूर बात है, एलएलएम के लिए सोच रहे हो, नेट के लिए सोच रहे हो, जहाँ तक मैंने दिया वहीं तक है ना, वहीं तक चलते हैं। एपीओ के लिए सोच रहे हो आई थिंक, एंड जुडिशरी के लिए सोच रहे हो। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, सावधानी बरतने का कर्तव्य रहा हो, कैसे सावधानी बरतने का कर्तव्य है? देखो, एक केस है, ठीक है, डोंगे वर्सेस स्टीवनसन केस 1932। देखो 1932 तुम इसलिए याद रखो, इन केस तुमको बीएचयू या एयू का एलएलएम का एंट्रेंस देना है तो सन के हिसाब से सेट करने को आता है। 4 केस दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे कौन सा केस कब आया, या नेट में भी आता है। ठीक है, सो अगर ऐसे डायरेक्ट तुमको सन नहीं याद आ रहा तो कोई, अगर तुमको हिस्ट्री आती है तो किसी जैसे मतलब कि सेकेंड गोल्ड में सम्मेलन, थर्ड आई थिंक इसी के आसपास हुआ था ना, तब से जोड़ लो इसको, है ना। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद करो, डोंगवे कुएं में से घोघा निकाल लो। क्यों हम घोघा निकाल रहे हैं अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये डोंगवे हैं। ठीक है, मिसेस डोंगवे क्या गई थी, एक रेस्टोरेंट में गई। ठीक है, जहाँ रेस्टोरेंट में गई इन्होंने मांगा लिकर पीने के लिए, बियर मांगा। ठीक है, और पहले देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल आती थी, ब्लैक कलर की, देखी होगी है ना, ब्लैक कलर की आती है, डायरेक्टली सामने से उसमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो मिसेस डोंगियो क्या की, उसको पी गई पूरा। जब मिसेस डोंगियो पूरा पी गई तो लास्ट में उसमें एक मरा हुआ, सड़ा हुआ घोघा निकला। अब ऐसा लग रहा होगा क्या उनको स्वाद से नहीं पता चल रहा था, तो जो उनका बियर था ना, बियर का स्वाद अजीब होता है, तो ठीक है, मैंने बियर तो नहीं पिया, बट मैंने एप्पल का जूस पिया, उसका ही स्वाद अजीब होता है। ऊपर से इन्होंने जिंजर का बियर मांगा था, अदरक के स्वाद वाला, नहीं समझ में आया होगा। लास्ट में उनको बोतल में से क्या गिरा, घोघा गिरा, जो उनके मुंह में नहीं गिरा, ऐसे नीचे गिरा। ठीक है, उनको लगा कुछ है, गिराई। ठीक है, और उससे उनको क्या हो गया, नर्वस डैमेज हो गया। नर्वस डैमेज हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास फिर से चलेगी अगर, तो वहाँ पे तुम लोग पढ़ लेना, तुम लोग के उसके लिए, एलएलएम के लिए। ठीक है, एंट्रेंस के लिए। और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, क्योंकि भाई
मन खराब हो जाता है ना। भले वो नॉनवेज खाती होती, लेकिन नॉनवेज खाने वाले भी सड़ा हुआ थोड़ी खाएंगे, है ना। और महीना 2 महीना तक वो जो थी बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक। और जब वो हॉस्पिटल से बीमार वापस आई तो उन्होंने जो कंपनी थी स्टीवेंसन, उसके खिलाफ केस कर दिया, ठीक है। देखो, है ना। नाउ इस केस के जो जज थे वो थे लॉर्ड एटकिंसन। ये भी बहुत बड़े जज हैं। इनका नाम तुम कई टॉर्टे केस में, कई इंग्लिश केसेस में सुनोगे, तो इनका नाम भी याद रखना, ठीक है। डॉग लेबनान स्टीवेंसन में जो जज थे वो एटकिंसन थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, नेबर प्रिंसिपल, पड़ोसी का सिद्धांत। ये भी याद रखना, ये भी पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना पॉइंट मैंने बोला ना कि पूछते हैं, ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखो, इसी चक्कर में मेरा लॉन्ग हो जा रही क्लास, क्योंकि हमको तो सिर्फ रिवीजन करना है। अगर तुम एलएलबी के एग्जाम में नहीं लिख रही हो कि लॉर्ड एटकिंसन थे या नेवर प्रिंसिपल दिया था वगैरह, सिर्फ किसका नाम लिख दी वगैरह, सन नेल की, कोई नहीं। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम नोट्स बना रही हो तो की पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखना, हो सकता है एलएलएम के एंट्रेंस में काम आए। क्या कहा उन्होंने, देखो पहले इसमें फैक्ट क्या हुआ। देखो, जो स्टीवेंसन कंपनी थी, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है, बता दे रहे हैं क्या हुआ। कंपनी ने कहा कि हमारा जो दायित्व है सावधानी बरतने का, वो इनके प्रति नहीं था, डोनियो के प्रति नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपना सामान दुकानदार को भेजा था ना, तो हमारा सावधानी बरतने का इनके प्रति कोई विधिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। ओके, सही बात है। कोर्ट ने कहा नहीं। अभी हम तुमको डायरेक्ट बता देते कि पड़ोसी का सिद्धांत स्थापित किया तो तुमको समझ नहीं आता, इसलिए बता रहे हैं। पड़ोसी मतलब जो पड़ोस में रहता है वो नहीं। कोर्ट का मतलब है पड़ोसी के सिद्धांत से। अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, तो उस सामान से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, ठीक है, उसके प्रति आपका दायित्व बनेगा। अगर आप सामान बेचने के लिए, पीने के लिए बना रहे हैं, तो जो भी कस्टमर आपका उसको लेकर पिएगा, उसके प्रति आपका भाई जिम्मेदारी है। आप ऐसा खराब सामान ना दो। ऐसा भी नहीं था बोतल एक्सपायर हो गई थी। अगर बोतल एक्सपायर हो गई होती तब इनका इनका स्टीवेंसन का वो नहीं बनता, है ना। इनको देख के पीना चाहिए था मिसेस को, डॉन गे को, ठीक है, कि होगा हो ना हो, एक्सपायर हो ही गया है ना। तो कोर्ट ने कहा, यू मस्ट टेक रिजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स आर ओमिशंस व्हिच यू कैन रिजनेबली foresee would be likely to injure your neighbor। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, या लोग कर रहे हो, तो आपको इतनी सावधानी तो जरूर बरतनी चाहिए। कितनी सावधानी? जिससे आपके पड़ोसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर बनवा रहे हो, अपने घर से पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है, और आपका पड़ोसी बगल से गुजर रहा है, तो आप ध्यान से फेंकोगे, पड़ोसी के सिर पे फेंक दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ घर के पड़ोसी तक नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई हम शराब की बोतल का और पड़ोसी से क्या लेना देना। तो यहाँ पे जो एटकिंसन साहब बोल रहे हैं, लॉर्ड एटकिंसन, उनका मतलब है जो सामान आप बेच रहे हो उससे जो जो भी जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल दुकानदार जुड़ा ही है जो आपका सामान बेच रहा है, वेरी गुड। कस्टमर तो डायरेक्टली ही जुड़ा है ना, रिलेटेड है, उसके प्रति आपके क्या है, दायित्व है कि आप केयर करो। चलो, सिद्धांत, निर्माता को अपने उत्पाद में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को हानि ना पहुंचे। ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। इस प्रकार यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब तक कर्तव्य नहीं हो, जब तक लीगल राइट नहीं रहता या उसका उल्लंघन, लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता, तब तक वाद योग्य असावधानी नहीं मानी जाएगी। बट अगर आपका ड्यूटी है तो आपकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो देखते हैं कर्तव्य का उल्लंघन कब माना जाता है। When is there a breach of duty? So, Blith versus Birmingham Water Works 1856। जल कंपनी ने पाइप बिछाया था। एक मिनट बेटा, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो जस्ट उसको वापस रखा बेड में, पता नहीं अब बेड में अगर आ जाएगी तो फिर हम लोग फिर से दोबारा क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, तो कंपनी ने क्या किया, पाइप बिछाई, ठीक है, और पाइप में जो है अत्यधिक ठंडा पानी सप्लाई किया, ठीक है।
नुकसान तो होगा ही। नाउ कोर्ट ने कहा कि पाइप की कंपनी का कोई भी दायित्व तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? देखो ये केस तुम कहाँ यूज कर सकते हो, और बाकी सेमेस्टर में नहीं, लेकिन पिछले सेमेस्टर में यूज हुआ होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर जुडिशरी का देना हो तो दो जगह यूज कर सकते हो। एक्ट ऑफ गॉड याद आया? अगर कोई टॉल्ट किसी नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि दैवीय कृत्य है, ऐसा कृत्य जिसका सामान्य लोग नहीं कल्पना कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते हैं, ठीक, तो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। तो कंपनी ने पाइप बिछाया जल के लिए, उस टाइम में नॉर्मल जो ठंड पड़ती थी उससे कई गुना तेज की कड़ाके की सर्दी पड़ गई, जिससे वाटर का रिसाव हुआ। तो कोर्ट ने कहा जब एक्ट ऑफ गॉड है तो कोई कैसे उसको रोक सकता है, इसलिए कंपनी दायित्वहीन नहीं होगी। चलो, ओके। तो डोंगले बनाम स्टीवेंसन हमने देखा ही है। ओके, देखो, डोंगे बनाम स्टीवेंसन ही इसमें इम्पोर्टेंट है, यही केस तुमको लिखना है। ये वाला केस देखो हमने पहले इससे भी देखा था, इससे पहले भी देखा था, ठीक है। तो इसमें लोगों ने अंडरवियर खरीदी, अंडरवियर जब पहना तो उस अंडरवियर में कुछ केमिकल्स थे और उनको थोड़ा रैसेस हो गए। कोर्ट ने कहा कंपनी दायित्वाधीन है, ठीक है, सही सामान बेचो आप, ये बता के बेचो कि आप जो ब्रांड बेच रहे हो उसमें क्या मिला हुआ है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट उतना नहीं है। इस न्यूसेंस में वही एक केसेस इम्पोर्टेंट था। ये सारे केस अलग अलग टॉट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभ, अच्छा, भगवत, ये इंडियन केस है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अगर लिखना हो तो। दिल्ली में घड़ी की मीनार थी, जैसे चौराहों पर होती नहीं, एक मीनार होती बीच में घड़ी होती है, तो पुरानी मीनार थी, लोग जा रहे थे, मीनार गिरी और लोग मर गए। नगर निगम को कोर्ट ने दोषी ठहराया। नगर निगम ने कहा घड़ी गिरने वाली है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, मेंटेनेंस की ड्यूटी आपकी, आप पर डे उसको देखो कि कौन सा चीज मेंटेनेंस में है कौन सा नहीं, और स्पेशली जो नगर पालिका में आता है, इसलिए आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर का उल्लंघन नगर निगम द्वारा हुआ, इसलिए एक्शनेबल नेग्लिजेंस का मतलब ऐसा असावधानी थी जिसमें क्या मिलती, क्षतिपूर्ति, ठीक, ओके। देखो ये सारे केसेस में कहानियां ही हैं, मैंने फैक्ट भी दिए हुए, तो आराम से पढ़कर अगर एग्जाम्पल बना बना के लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ तो इसमें लिखना है, लेकिन केस ही लिखना है, केस का एग्जाम्पल ही लिखना है, ठीक है। चलो, छठवां क्या है? हानि जो है प्रत्यक्ष कारण से हुई हो, मतलब वाई की जो लीगल ड्यूटी थी एक्स के प्रति वो उसने नहीं किया, जिससे एक्स को नुकसान हुआ, और ये डायरेक्ट इसकी लीगल ड्यूटी के ब्रीच के कारण ही एक्स को नुकसान हुआ है, ठीक है। देखो एक जहाज था, उससे तेल गिरा पानी में, समुद्र मुद्र रहा होगा, ठीक है, नदी आई होगी, उसके किनारे एक घर था, उसमें आग लग गई। कोर्ट ने कहा जहाज वाले की कोई ड्यूटी नहीं है, क्यों? देखो अब ये वाला केस तुम यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख दो, अच्छा, ठीक है, वरना कौन सा केस है ये? कल वाली क्लास अगर तुम लोग देखोगे तो वहीं पर हमने ये पढ़ा था, वैगन माउंट का केस। क्या था ये? रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत। जिस टॉर्ट में अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितनी हानि होगी या किसी को हानि होगी, वहां क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। तो वहां पर एक केस में पढ़ा हुआ है, तो न्यूसेंस में भी लिख सकते हो, है ना। ओके, एक मिनट। चलो कुछ इंडियन परिस्थिति में भी देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बोला इंग्लिश कॉमन लॉ या इंग्लैंड में इसका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में भी वहीं से एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। इंडिया में टॉल्ट का बहुत ज़्यादा मान्यता अभी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो लिखित लाए आईपीसी वगैरह उसी में लोग नहीं जाते अपने अधिकारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही, प्लस बहुत टाइम बहुत पैसा वगैरह लगता है। चलो देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका ने भी इसे मान्यता दी है। किसे मान्यता दी है? असावधानी, वाद योग असावधानी को, ठीक है। देखो भारत में लागू तो है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है, या बहुत लोग जागरूक हैं फिर भी नहीं जाना चाहते, ठीक है। केवल हानि या क्षति का होना पर्याप्त नहीं है, जब सावधानी बरतने की लीगल ड्यूटी थी और उसका उल्लंघन हुआ है तभी क्षतिपूर्ति देय होगी, ठीक है। कुर्बान हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1965,
एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल खतरनाक चीज का होना पर्याप्त नहीं है, जब तक आप दोषी नहीं तब तक उसका संचालन लापरवाही से ना किया गया हो। ठीक है, फैक्ट्री थी, उसमें कुछ कार्य चल रहा था, उसमें ब्लास्ट हो गया और कुछ कर्मचारी मर गए। फैक्ट्री के खिलाफ केस हुआ। कोर्ट ने कहा फैक्ट्री तब दोषी होगी जब उस सामान का जिसका ब्लास्ट हुआ है उसका संचालन लापरवाही से हुआ हो। ठीक है, नहीं तो वो दोषी नहीं होगी। आ गया निष्कर्ष। ठीक है, सो निष्कर्ष में क्या लिखना है? निष्कर्ष में आपको लिखना है शॉर्ट इंपॉर्टेंट इससे जो आपने टॉपिक से समझा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाउ मेनी परसेंट? 12% है। होप कि मेरा अगला क्वेश्चन भी हो जाए उसमें। ठीक है, आ गया ये इंग्लिश का नोट्स में है, देख लेना। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, घटना स्वयं प्रमाण पत्र या वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं है, नोट्स से उठाया क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी हमने सीरीज में क्वेश्चन किया था, सॉरी क्लास में किया हुआ था। ठीक है, सीरीज में कर रहे हैं, आगे शॉर्ट नोट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आएगा जरूर, चाहे क्वेश्चन में आए चाहे शॉर्ट नोट में आए। ठीक, तो आगे शॉर्ट नोट में भी एक्सप्लेन होगा, तो वहाँ हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ देख लो। वस्तुएं स्वयं बोलती हैं, घटना स्वयं प्रमाण पत्र होती है। तो ये याद रखना, रेस इप्सा लुक्विटर। क्यों? क्योंकि मैक्सिम ही दे दिए, सिर्फ हिंदी वाला दिया ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, सड़क से जा रहा है, बगल में एक लाश पड़ी है। ठीक है, लाश के सिर से खून निकल रहा है, ठीक है, गला कटा हुआ है वगैरह वगैरह। कोई भी आदमी उस लाश को देखेगा तो जान जाएगा कि ये जो आदमी सड़क किनारे पड़ा हुआ है जिसका गला कटा वगैरह, इसका कम से कम क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। ठीक है, कम से कम क्या हुआ है? मर्डर। तो जो घटना है उसको देखकर वो अपना ही प्रमाण दे रहा है कि मेरा क्या हुआ है? मर्डर। ठीक है ना, तो जो परिस्थितियां होती हैं वही बता देती हैं कि कौन दोषी, सॉरी क्या किसके साथ हुआ है। ठीक है, नॉर्मल हमने समझा। चलो, रेस इप्सा लोक्यूटर एक लैटिन सिद्धांत है जिसका अर्थ है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, या वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। यह सिद्धांत नेग्लिजेंस के संबंधित मामलों में लागू होता है या किसी घटना की प्रकृति इतनी स्पष्ट हो कि वह स्वयं प्रदर्शित करती है कि उत्तरदायी व्यक्ति ने सावधानी बरतने का कर्तव्य पूरा नहीं किया है। ठीक है, ये मैक्सिम कहाँ लागू होती है? तो जो ऊपर हमने नेग्लिजेंस पढ़ा उससे संबंधित है। ठीक है, देखो मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ नेग्लिजेंस आ गया और तुम्हें दोनों तैयार है, तो तुम इसको भी उसमें जोड़ के लिख सकते हो, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क ही मिलेगा। ठीक है, यह सिद्धांत तब अगर दोनों आ गया तो दोनों अलग अलग लिख दो। क्या करो, असावधानी अच्छे से लिख के लास्ट में इसको 2 लाइन लिख दो। और फिर ये भी आ गया तो असावधानी, अगर शॉर्ट नोट में नहीं आया, शॉर्ट नोट में आया तो तुमको सिर्फ ये लिखना है, असावधानी के बारे में थोड़ा सा लिख के इसको अच्छे से लिख दो। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो, लेकिन परिस्थितियां स्वयं यह संदेह संकेत देती है कि बिना उपेक्षा के यह घटना घटित नहीं हो सकती थी। ठीक है, उपेक्षा का समान सिद्धांत क्या है? जनरल प्रिंसिपल क्या है? तो देखो जो ऊपर हमने पढ़ा वही फिर से देखो, मैंने बोला ना नेग्लिजेंस लिखना ही लिखना है, वही पूरा है कि कर्तव्य हो, ड्यूटी हो, लीगल ड्यूटी, उसकी उपेक्षा की हो, उससे किसी को हानि हो। ठीक है, चलो, रेस इप्सा लिक्विटर का उद्देश्य क्या है? घटना स्वयं प्रमाण पत्र, इस मैक्सिम का उद्देश्य क्या है? जब प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, बट परिस्थितियां देखकर, देखो एक्स है, एक्स के खिलाफ वाई था। ठीक है, लीगल ड्यूटी थी, मान लो कि एक्स नदी में डूब रहा था और वाई वाला पुलिस वाला है। ठीक है, इसकी लीगल ड्यूटी है एक्स को बताए। ठीक, और वाई वाला वहां भाग गया। ठीक है, अब कोई भले वहां साक्ष्य देने के लिए नहीं मौजूद है, ठीक है, बट परिस्थितियां बता रही है कि जिस टाइम एक्स डूबा उस टाइम पे वाई की ही ड्यूटी नदी किनारे रहती है ना। तो वाई ने अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया, ये हम परिस्थिति से ही जान जाएंगे, अंदाजा लगा के ही जान जाएंगे। ठीक है, इस सिद्धांत, ठीक है, परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट हो कि घटना उपेक्षा के कारण हुई है, तो रेस इप्सा लिक्विटर का सिद्धांत लागू किया जाता है। इस सिद्धांत इस बात को मान लेता है कि घटना स्वयं यह बता रही है कि उपेक्षा हुई है और प्रथम दृष्टया दोषी ठहराने का बोझ बर्डन ऑफ प्रूफ प्रतिवादी पर डाल देता है। प्रतिवादी मतलब जिसने लीगल ड्यूटी का उल्लंघन किया है और जिसको नुकसान हुआ है, देखो जिसको नुकसान हुआ है वो वादी कहलाएगा, क्योंकि वो ही क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट जाके केस करेगा। प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस किया गया। तो अगर ये परिस्थितियां बता दे कि इनकी गलती थी, तो साक्ष्य
का बोझ इनके ऊपर आ जाएगा। ये हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पता चल जाएगा कि वाई की गलती थी, तो वाई अब साबित करेगा कि उसने कोई इच्छा की है कि नहीं। चलो, आवश्यकताएं, मतलब सॉरी, इसे आवश्यक तत्व होगा, इसेंशियल्स, ठीक है। घटना ऐसी होनी चाहिए थी जो सामान्यतः उपेक्षा के बिना नहीं घटती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाई छत से सामान अपने फेंकता है, एक्स कोई नीचे से आ जा रहा है, ठीक है। एक्स वाई को पता है कि हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है, और उसने कुछ फेंका और एक्स को घायल हो गया। इसका मतलब वाई ने उपेक्षा की, देख के पता चल रहा है इसने बिना नीचे चेक किए, बिना किसी को सावधानी बरतते फेंका होगा सामान, ठीक। तो बिना असावधानी की वो घटना घटित ही नहीं होती। उक्त वस्तु या प्रक्रिया प्रतिवादी के पूर्ण नियंत्रण में थी। यहाँ जो वाई पत्थर फेंक रहा है, असावधानी कर रहा है, ये इसके पूर्ण नियंत्रण में थी, ठीक है। क्योंकि जो घायल हुआ उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, उसको पता भी नहीं था छत से कुछ फेंका जा रहा है, ठीक। नुकसान वादी के किसी कार्य से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ वाई चिल्ला रहा होता कि मैं सामान फेंक रहा हूँ हट जाओ, तब भी एक्स चला जाता और एक्स को नुकसान होता, तब उसे क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। बट यहाँ पर एक्स को कोई भी वार्निंग नहीं मिली आने से पहले, और नॉर्मल रोड थी, अक्सर वो आता जाता था, ठीक है। चलो केस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है 1863 का, याद रखना। और केस का नाम ही पूछेंगे, और क्या पूछ लेंगे किससे संबंधित है, तो इस्पा लिक्विडेटर से, इप्सा लिक्विडेटर से, एंड आरआईएल से, एंड 1863 याद रखना। क्या था इसमें, एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था, ठीक है। ओके, माय पीसी इज रनिंग, ओके ओके। केस था बार्ने वर्सेस बोर्डले 1863। वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे पूरा फैक्ट नहीं है, हमारा एग्जाम भर का है, बट तुम अगर जाके जो हमने क्लास वाला वीडियो डाला है वहां देखोगे तो पता चलेगा क्या हुआ था। जो ये थे मारने, ठीक है, ये सड़क पे जा रहे थे, ओके वेरी गुड। तब तक इनके ऊपर आके बैरल गिरा जिसमें आटा था, ठीक, वेरी गुड। कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, ठीक। बगल में दो लोग थे जो कि गवाह बने बाद में, इन्होंने देखा कि जो सामने छत पे एक खिड़की है, ठीक है, जिसमें बोडले रहते हैं, वहां की खिड़की खुली है और वहां से एक डब्बा गिरा। तो इन दोनों लोगों ने क्या देखा, खिड़की से उसी समय एक डब्बा गिरते हुए देखा। बट इन दोनों लोगों ने ये नहीं देखा डब्बा किसके ऊपर गिरा है, क्योंकि यहाँ फ्रंट इनको दिख नहीं रहा था, ठीक है, सड़क थी, दीवार वाल रहा होगा, और दीवार के पीछे ही बैरने थे जिनके ऊपर आके गिरा। अब दोनों चीज परिस्थितियों को अगर मिला लोगी तो ये क्लियर है ना कि इनकी खिड़की से जो डब्बा गिरा है इनके ऊपर गिरा है, इनकी खिड़की से जो डब्बा गिरा है आटा का वही इनके ऊपर गिरा है ना। तो घटना क्या कर रही है, स्वयं प्रमाण पत्र दे रही है। आप बोर्डले साबित करेंगे नहीं भैया मेरे मेरे खिड़की से तो आटे का डब्बा नहीं फूल का डब्बा गिरा था जो भी है सबूत का भार इनके ऊपर हो गया है ना, ठीक है। इस कोर्ट में केस ने कहा द वेरल कुड नॉट रोल आउट ऑफ अ वेयरहाउस विदाउट नेग्लिजेंस, रेस इस्पा लिक्विडेटर अप्लाइज। कोर्ट ने कहा, बोर्डले ने कहा मैंने तो नहीं गिराया था डब्बा, ठीक है, इस केस में ये कहा मैंने डब्बा नहीं गिराया था, डब्बा खुद से गिर गया। कोर्ट ने कहा इसे डब्बा के हाथ पैर नहीं आ गया है, ठीक है, खुद से रोल आउट नहीं कर सकता ना डब्बा, जो बैरल बैरल मतलब आटे का बड़ा डब्बा होता है, ठीक है, वो खुद से तो नहीं गिर सकता ना वेयर हाउस से आपके घर के अंदर से, है ना। क्या क्या होगा, आपने अपेक्षा से उपेक्षा के साथ उसको रखा होगा, ठीक है, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा कुछ और हो जाएगा, ठीक। आपने कुछ उपेक्षा की होगी रखने में, चाहे खिड़की खुली जो भी कारण है, हो सकता है कोई जानवर आया हो, बिल्ली आ गई है तो बिल्ली दबाई होगी जब आपने घर का दरवाजा खुला रख दिया होगा वगैरह, है ना, किसी भी प्रकार की असावधानी आपने बरती होगी, ठीक है। जब तक आपको नुकसान हो आपकी असावधानी से, नेग्लिजेंस है, दैट्स ओके, बट किसी और को नहीं होना चाहिए, ओके। चलो, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स 1865। तो जो 18 ऊपर वाला केस दिखा है वो इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ, मजदूर के ऊपर बोरी गिरी और वो मर गया, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि जो ये बोरी गिरी थी बिना उपेक्षा की तो भारी बोरी गिरी नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने नेग्लिजेंस किया होगा, तो आपको क्या करना होगा, सावधानी के लिए पैसा भरना होगा। ये केस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इलन्ना वगैरह के लिए या फिर नेट के लिए कहीं भी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस, ऊपर ही हम देखा था क्या ये केस, शुभ भगवंती, ठीक है, जो 100 साल पुरानी वाली मीनार गिर गई थी, ठीक है,
सेम केस है भाई। देखो रिस इप्सा लिक्विटर जो हम पढ़ रहे हैं, ये किससे संबंधित है? असावधानी से ही संबंधित है ना? उसी का सिद्धांत है कि नहीं? तो केस भी तो वही वाले होंगे। मीनार ढह गई, कुछ लोग मर गए, न्यायपालिका को दोषी ठहराया गया, जस्ट हमने देखा था, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता केस ये भी था, नगर पालिका की पानी की टंकी थी, वो फट गई, जिससे अगल बगल के मकानों को भाई पानी की टंकी फटेगी तो नुकसान होगा ही। कोर्ट ने नगर पालिका को दायी ठहराया, क्योंकि पानी की टंकी के जो मेंटेनेंस का कार्य होता है वो नगर पालिका का होता है, ठीक है। चलो, रेस इप्सा लिक्विटर सिद्धांत का है, इसका कुछ प्रभाव तो होगा, ऐसे ही तो कोई सिद्धांत नहीं बन जाता। पहला प्रभाव ये है कि जो पीड़ित है उससे हटा करके जो दोषी जिसके खिलाफ वाद लाया गया है उसके ऊपर साक्ष्य का भार डाल देता है कि आप साबित करो कि आपने नेग्लिजेंस नहीं किया था, ठीक है। दूसरा, प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि उसने सभी उचित सावधानियां बरती थी, मतलब सबूत का भार तो यही है ना कि आपने असावधानी बरती नहीं है, ये साबित करो। यदि प्रतिवादी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाता है, अगर वो साबित नहीं कर पाता है कि उसने कोई भी असावधानी नहीं की थी और उसने सारी सावधानियां बरती थी, तो उसे दोषी माना जाएगा, ठीक है। मतलब केस को थोड़ा इजी कर देता है, किसके लिए? पीड़ित के लिए। भारतीय विधि में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है। भारत देखो, हमने ऊपर ही देखा, असावधानी का सिद्धांत भारत में अपनाया गया ही है, ठीक है। तो इसको भी उसी का क्या कहते हैं सिद्धांत है, उसी का मैक्सिम है, तो इसको भी स्वीकार किया गया होगा। स्पेशली हमारे जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, इन सब में या नगर पालिका की कार्य लापरवाही होगी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मुझे यहाँ पे एक केस नहीं दिख रहा है, हो सकता है नीचे मैंने लिखा हो, ठीक है। जज साहब का केस था, अगर देख लेते हैं, अगर नीचे नहीं होगा तो फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन से इंडियन एरिया में ज्यादातर लागू होता है? जैसे सार्वजनिक संरचना का ढहना, पुल टूट जाए, सड़क टूट जाए, मीनार टूट जाए, जिसकी स्टेट, राज्य या नगर पालिका जिसकी देख रेख करती है, ठीक है। चिकित्सा में डॉक्टर की लापरवाही, फॉर एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन करते हैं और किसी क्या करते हैं, कैंची और सुई धागा वगैरह सब पेट में छोड़ देते हैं पेशेंट के, कई बार केस आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की मामी है, उनका ऑपरेशन हो रहा था, सेकेंड वाला, बेबी वाला। तो क्या किए थे, बिना उनको जो है दवा दिए, जो बेहोशी की दवा होती है ना, उसको दिए बिना उनको पेट चीर दिए थे, है ना। अब नहीं मामी की केस, बट मेडिकल नेग्लिजेंस तो था ही वो। सड़क दुर्घटना, ओके, और औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे फैक्ट्री में आग लगना, बम ब्लास्ट होना इत्यादि। चलो, भारतीय उदाहरण, चिकित्सा के चिकित्सीय सॉरी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस है। डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्णन जोशी वर्सेस डॉक्टर त्रिम्बक बापू गोडबोले, 1969 का है। चिकित्सक ने ऑपरेशन के पूर्व उचित परीक्षण नहीं किया था, जिससे मृत्यु हो गई। जो टेस्ट वगैरह करने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्लड टेस्ट करना था, किसी को शुगर है कि नहीं, डॉक्टर ने नहीं किया। अब ब्लड, जिसको ब्लड शुगर रहता है, ठीक है, उसका अगर आप उस हिसाब से दवा ना करो तो ब्लड शुगर के वालों के लिए ऑपरेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और पीड़ित की क्या हो गई, मरीज की मौत हो गई, ठीक है। उपेक्षा माना गया, डॉक्टर को दोषी माना गया। सेकेंड केस है वी किशन राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी, देखो हॉस्पिटल से संबंधित केस है, 2010 का न्यू केस है ये, ठीक है। ओके, अस्पताल की ओर से सही परीक्षण न करने के कारण गलत दवा दे दी गई थी, और गलत दवा खाने के कारण रोगी की मतलब पेशेंट की मौत हो गई। न्यायालय ने घटना स्वयं दर्शाती है कि उपेक्षा का सिद्धांत लागू किया। देखो अभी जब मेरा हार्ट सर्जरी हुआ था, सॉरी सर्जरी हुई थी, देखा था ना। सो क्या हुआ था, जो मैंने पहले लोकल डॉक्टर को दिखाया था, बाद में मैंने आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने मुझे जो एक दवा दी थी, डॉक्टर, हॉस्पिटल का नाम भी नहीं लूंगी, डॉक्टर का नाम भी नहीं लूंगी, उससे मेरा पेट एकदम खराब हो गया। छोड़ो, जान दो। मेरी मम्मी तो पाती तो डॉक्टर को कूट देती, ठीक है। चलो, मैम डॉक्टर का नाम न लीजिए, हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, रेस इफ्सा लिक्विटर बनाम प्राइम फेशिया एविडेंस। देखो ये हमने टॉड का सिद्धांत देख लिया, और प्राइम फेसी क्या एविडेंस होता है? प्रथम दृश्य साक्ष्य, मतलब कोई चीज देखने पर
प्रथम दृष्टिया हम क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेड़, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है, ठीक है, तो हम लोग प्रथम दृष्टिया क्या सोचते हैं कि इसने शराब पी होगी, शराबी है ना। तो लेस इफ्ता रिपीटर क्या करता है, जब सबूत स्वयं साक्ष्य देती है तो हम प्रथम दृष्टिया ये मान लेते हैं कि जो प्रतिवादी है जिसने अपने दायित्व को नहीं माना है उसी ने असावधानी बरती है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये तुम पढ़ोगे, ठीक है, ओके। चलो, बनाम पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो प्रथम दृष्टया या घटना स्वयं प्रमाण पत्र का सिद्धांत तब लागू होता है जब घटना जो है प्रतिवादी की उपेक्षा को साफ साफ दर्शाती है, ठीक है। जबकि प्राइम फेसी एविडेंस का अर्थ है वादी के पास प्रारंभिक स्तर पर कुछ प्रमाण है जिससे मामला बनता है। इसको बहुत अंदर नहीं जाना, एग्जाम में लिखना होगा, लिखना नहीं लिखना होगा नहीं लिखना होगा। जब इंडियन एविडेंस में ये पढ़ लोगे तो दोनों में आराम से अंतर कर सकते हो, ठीक है। और अगर ध्यान रहेगा तो वहां पे हम फिर से अच्छे से दोनों समझाएंगे। चलो, अब देखो RIL में कुछ तो सीमा होगी, है ना, कुछ तो इस पे जो है रोक होगी। क्या क्या सीमाएं हैं? यदि प्रतिवादी यह प्रमाणित कर दे कि उसने पूरी सावधानी बरती थी तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, ठीक। ये हमने ऊपर देखा ही। यदि वस्तु प्रतिवादी के नियंत्रण में नहीं थी तब भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि घटना के अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, है ना, तो प्रतिवादी को संदेह का लाभ दिया जाता है। संदेह का लाभ क्या है, ये हम क्रिमिनल CRPC पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर से, वहां देखेंगे, ठीक है। संदेह के लाभ पे बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आ गया निष्कर्ष, कंक्लूजन में फिर वही शॉर्ट एस्से, बट इसमें हम कहेंगे अगर तुम लोग शॉर्ट एस्से नहीं कर पा रहे तो इसको पढ़ के जाना, थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग में रहेगा क्या लिखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि देखो ये भी नेग्लिजेंस का एक प्रकार है ना। तो ये तो नेग्लिजेंस आएगा, वादयोग, है ना, या तो इक्सा रिपीटेड आएगा, और या तो योगदायी उपेक्षा आएगी, ठीक है। नाउ हो सकता है कि इनमें से दो आ जाए। देखो तुम्हारा तो यूट्यूब पे जाता है ना वीडियो, तो तुम लोग को अगर मोबाइल पे शॉर्ट लगता हो ना तो तुम अपना मोबाइल जो है टीवी से कनेक्ट कर लिया करो, बहुत अच्छा दिखता है उससे, ठीक है, आंख पे भी असर नहीं पड़ता। ओके, चलो देख लेते हैं। अभी हमने नेग्लिजेंस देखा है, जिसका एलिमेंट हमें पता है क्या होता है ना। और अभी हमने देख लिया RIL, ठीक है। अगर तुमको मैक्सिम नहीं याद करना, RIL याद कर लेना। अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिख के आ गया मैक्सिम और तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा क्या मतलब है, तो अरे रिक्शा लिक्विटर ये समझ में आ जाएगा कि भैया रिल तो यही हुआ, वाह, है ना। तीसरा क्या है, योगदायी या अंशदायी उपेक्षा। देखो, तो एक चीज यहां देख लो, नेग्लिजेंस क्या था, प्रतिवादी का कर्तव्य था वादी के विरुद्ध लीगल ड्यूटी, उसने ब्रीच की, वादी को क्या देगा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देगा। अब यहाँ पे वादी का दायित्व तो है, ड्यूटी है कि वो साबित करे कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया था। फिर आ गया घटना स्वयं प्रमाण पत्र। इसमें क्या होता था, सबूत का भार प्रतिवादी चला जाता था, प्रतिवादी साबित करे कि उसने ऐसा कोई भी नेग्लिजेंस नहीं किया। तो अभी थर्ड चीज क्या आ गई है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या अंशदायी उपेक्षा क्या है। तो ये बताती है कि अगर वादी के प्रति प्रतिवादी ने कोई नेग्लिजेंस किया, उपेक्षा की है, ठीक है, तो प्रतिवादी क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा, वेरी गुड। लेकिन जो नेग्लिजेंस प्रतिवादी ने की उसमें कुछ योगदान वादी का भी था, तो वादी को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपका भी उसमें योगदान है, जो आपके खिलाफ अपराध हुआ है, तो आपको कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक। पीड़ित पक्ष अर्थ देख लेते हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा स्वयं ऐसी असावधानी बरतना जो उसकी हुई क्षति के लिए स्वतः या पूर्णतः उत्तरदायी हो, ठीक है। जब किसी हानि या चोट के लिए केवल प्रतिवादी ही नहीं बल्कि वादी भी आंशिक रूप से उत्तरदायी हो तो उसे भी योगदायी उपेक्षा कहते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में जब वादी ने खुद अपनी
रक्षा में उचित सावधानी नहीं बरती और इस कारण से उसे हानि हुई, तो वह हानि पूरी तरह से प्रतिवादी के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। अब हम देखते हैं, नदी के किनारे पुलिस वाला था, उसकी ड्यूटी थी कोई नदी में डूबेगा तो उसको बचाना, ठीक है। नदी बहुत गहरी थी। जब एक्स नदी में उतर रहा था, पुलिस वाले ने मना किया, मत जाओ, यहाँ तैरना मना है। क्या है, यहाँ तैरना मना है। नो नो स्विमिंग का साइन लगा था, ठीक है, नो स्विमिंग का साइन लगा है, फिर भी एक्स उसमें कूद गया, ठीक है। तो भले ही पुलिस वाले ने गलती यहाँ की है, लेकिन एक्स ने भी क्या किया है, नेग्लिजेंसी की है। अतः उसे क्या नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वादी की असावधानी होनी चाहिए, ठीक है। वादी ने खुद को कोई सावधानी नहीं बरती जो एक विवेकशील व्यक्ति बरतता। अगर नदी के किनारे साइन लगाए कि यहाँ पे ना नहाओ, तो यहाँ ना नहाओ। यदि सड़क पर साइन लगा रहता है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पे नहीं चलना, या आगे मोड़ सावधानी से आराम से चले, एक्सीडेंट वाला एरिया है, तो हमें उस चीज को ना एज ए वार्निंग लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ की बात है। और अगर आप सोच रहे हो मरेंगे तो मरेंगे, देखा जाएगा, दिन तुम मरोगे तो मरो, है ना। ओके। हानि और वादी की असावधानी में संबंध, ठीक है। वादी की असावधानी और हानि के बीच प्रत्यक्ष कारण संबंध होता है। अगर वादी की गलती है, नेग्लिजेंस है, और वादी को नुकसान, खुद को ही नुकसान कर रहा है वो, ठीक है, तब उसे प्रतिवादी से जो क्षतिपूर्ति मिलने वाली थी वो तो या तो नहीं मिलेगी, और अगर मिल रही है तो कम मिलेगी, ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक है। हानि में योगदान, वादी की असावधानी ने नुकसान में योगदान दिया हो, ठीक है, ओके। परिणाम क्या होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहले अगर वादी आंशिक रूप से दोषी होता था तो उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, ठीक है। कंप्लीट बार टू रिकवरी, बार मतलब होता है रोक लगा देना, कि अगर थोड़ा भी, फॉर एग्जांपल नदी के किनारे अगर यहाँ पे साइन लगा कि आप नहीं नहाओ, तभी यक्स चला गया, और पुलिस वाले देख रहा है डूबते हुए, कह रहा काहे गए, मना किया था मैंने, डूबो मरो, ठीक है। अब अगर मान लो एक्स बच गया और नहीं बचा, तो उसके घर वाले जो भी हो पुलिस के खिलाफ केस किए, तो उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, ठीक है, पहले ये नियम था, ठीक है। अब क्या है, एक पोर्शनल कानून लागू होता है, जिस हिसाब से आपने क्या किया होगा, सावधानी बरती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मान लो कि एक्स नदी में डूब रहा है और पुलिस वाला बचा सकता है, ठीक है, और पुलिस वाले ने नहीं बचाया, ओके। तो अगर यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं लगी थी, तब एक्स डूबता, उसको 1 लाख रुपए मान लो क्षति मिलती, तो क्षतिपूर्ति कोई लिखा नहीं होता, कोर्ट निर्धारित करता है, ठीक है, टॉल्ट में, विवेक के अनुसार। तो नॉर्मली कोर्ट अगर 1 लाख देना चाहता था, बट चूंकि यहाँ इनकी गलती थी, तो कोर्ट क्या करेगा, 10,000 5,000 देकर मामला साइड कर देगा, ओके। तो पहले कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, अब थोड़ा सा है। चलो केस देखते हैं। सो बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, ठीक है। बटरफील्ड, वाटर से रख लेना। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है, उड़ती है, किसी का सुनती नहीं है, ठीक है। और फील्ड क्या हो गया, कोई सड़क हो गई जिसपे हम चलते हैं, ठीक है। ऐसे इस केस को याद रखोगे तो याद आएगा। 1809 का है, सो बहुत पुराना केस है, इसको याद रखना। मान लो कि केसेस लाइन से आ गया कि पहले कौन सा केस आया फिर कौन सा, तो 1809 बहुत बटरफ्लाई, एकदम बटर एकदम स्मूथ, एकदम शुरुआत से, ठीक है। कोई मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा एग्जाम्पल में, बट याद रखना, ठीक है। इससे याद रखना, फॉर एवर, यहाँ फॉरेस्टर आ रहा है ना, फॉर एवर, फॉर एवर मतलब जो हमेशा से रहा हो, ऐसा केस, बहुत पुराना केस है, ठीक। चलो, प्रतिवादी ने सड़क पर एक पोल रख दिया था, वादी घोड़े पर तेजी से सवारी कर रहा था और अंधेरे में उस पोल से टकरा गया, ओके। इस केस में क्या हुआ था, देखो, ये सड़क है, ठीक है, सड़क ऐसे मुड़ रही है, ओके। यहाँ पर एक मिनट तुम लोग, चलो ये जो, अच्छा आ गई, लेट मी एक्सेप्ट है, आ गई, आ गई, मोस्टली दोबारा नहीं आती इसलिए कह रहे। चलो केस देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, शो कर रहा है स्क्रीन, चलो। सो देखो, ये सड़क थी, फिर से देख लो, ये सड़क थी,
रात का समय था, अंधेरे का 1809 का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिवादी है उसका घर था, कुछ काम चल रहा था, तो उसने क्या किया, सड़क पर एक डंडा बांध दिया। जो बटरफ्लाई थे वो बहुत तेज से अपने घोड़े पे उड़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, बटरफील्ड नाम था उनका, ठीक है। यहाँ बगल में दूसरा रास्ता था, लेकिन अंधेरे में दिखता नहीं, नॉर्मल रास्ता था, ये जाके उसमें भिड़ गए, जो पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब उस टाइम पे कोई लैंप तो रहता नहीं था, तो कोर्ट ने कहा आप घोड़े से इतनी तेज आ ही क्यों रहे थे कि आपको रोकने का समय न मिले, ठीक है। आप बहुत तेज से घोड़े से आ रहे थे, भले सड़क को किसी ने रास्ता बंद कर दिया था, आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। यदि वादी ने साधारण सावधानी बरती होती तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। यह योगदायी उपेक्षा है, ठीक, क्योंकि पहले ये नियम था। अब अगर ये नियम होता तब भी वादी को क्षतिपूर्ति तब दिलाई जाती, क्योंकि भले ही प्रतिवादी के यहाँ काम चल रहा था, बट उसका ये राइट नहीं कि सड़क पे डंडा बांधे। और अगर सड़क पे डंडा बांध रहा है, रात का समय लोग आते जाते हैं, तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था करे कि सामने से लोग देख सके। चलो, ये भी याद रखना, देखो अंतिम अवसर का सिद्धांत, ये केस याद रखना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, एलएलबी में ही। चलो, डेविस वर्सेस माइन 1842 1842 का केस है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट मतलब होता है अंतिम, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, तो अंतिम अवसर का सिद्धांत। देखो, ये बहुत अच्छे से हम तुमको बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तुम देखना, ये ऐसे था, ठीक है, पहाड़ है, ऐसे पहाड़ नहीं था, देखो ऐसे 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 सड़कें होती हैं अगर तुम पहाड़ी इलाके में जाओगे, ठीक है, इधर की चीजें उधर नहीं दिखेंगी। प्रतिवादी का घोड़ा जो है बीमार था, उसका पैर टूट गया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ सड़क पे उसको बांध दिया, ओके, ठीक है। ओके, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग शायद 2-4 सेकंड की रुकी होगी, देखो। अब वादी कैंप के घोड़े से आ रहे थे, अचानक गधा सामने आ गया, भाई पहाड़ से कोई आ रहा है तो उसको तो चोट लगेगी ही, है ना। अब देखो प्रतिवादी ने क्या किया, ये रोड है, इस पर अपना एक गधा बांध दिया है, जिस गधे का पैर टूटा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, ठीक। इधर से सॉरी, वादी ने बांधा है गधा, ठीक है। प्रतिवादी इधर से अपनी वाइफ के साथ वैगन में बैठ कर आ रहा था। अब पहाड़ी इलाके से गाड़ी आएगी तो भाई तेज से आएगी, गधे से लड़ गई, उनका जो गधा जिसका पैर वगैरह टूटा था वो मर गया। तो नुकसान किसका हुआ, जिसका गधा मरा, इनको भी चोट आई ऐसा नहीं है, बट जो गधा ही मर गया, है ना। तो ये हो गए वादी, इन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ केस कर दिया। केस डेविस का है, याद रखना, जो कितना डेविल है ये, देखो इसको ऐसे याद रखना, जो वादी है कितना बड़ा डेविल है, कितना बड़ा शैतान इंसान है। नॉर्मली देख के हमको लग रहा है, देखो उसमें कोर्ट में नहीं, इसने जानबूझ के अपना गधा जिसका पैर टूट गया है सड़क पे बांधा है, कोई आएगा और इसको चोट लगेगी तो मैं क्या कर लूंगा, केस करके पैसा ले लूंगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब प्रतिवादी आया तो वादी का घोड़ा मर गया, गधा मर गया, ठीक है। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ केस किया, जो उधर से हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, ठीक है, मैन के खिलाफ। गधे का मालिक बोल रहा है कि सर, इनके पास अंतिम अवसर था, ये ऊपर से गाड़ी लेकर आ रहे थे, ये चाहते तो इधर या उधर कर लेते और मेरा गधा बच जाता। कोर्ट ने कहा आप सही बोल रहे, आप सही बोल रहे हो, लास्ट अपॉर्चुनिटी मतलब उस दुर्घटना को बचाने का जो क्या कहते हैं मौका था, वो किसके पास था, इन्हीं के पास था, जो पहाड़ के ऊपर से आ रहे थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ओके। अगला है, एक बच्चा बिना देखे रेलवे ट्रैक पर आ गया, वेरी गुड। रेलगाड़ी रोकने का चालक असफल रहा। अचानक कोई बच्चा अगर सड़क पे और रेलवे ट्रैक पे या सड़क पे आ जाए तो कोई कैसे गाड़ी रोक सकता है ना। बट कोर्ट ने कहा, देखो अभी 1916 चल रहा है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेलवे वर्सेस लोच, तो यहाँ कुछ तो लोचा है ना। क्या लोचा हुआ कि ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर का जो वो था, ड्राइवर था रेलवे गाड़ी का, वो गाड़ी नहीं रोक पाया और बच्चा मर गया, उसको जो भी हुआ चोट तो लगी ही लगी थी, ठीक है। कोर्ट ने कहा
ड्राइवर के पास अंतिम चांस था गाड़ी रोकने का, बट उसने गाड़ी नहीं रोकी। वो चाहता तो इस असावधानी को, जो भले ही किसने किया है, बच्चे ने किया है, उसको रोक सकता था। ठीक है, ड्राइवर ने नहीं रोका, ड्राइवर को क्या देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक है, और कोर्ट ने क्या किया, लास्ट क्लियर चांस, मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, अंतिम अवसर का सिद्धांत, कौन उस दुर्घटना को रोक सकता है, ठीक है, इसको लागू किया। यहाँ पे एक केस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला केस रहने दो, ऑलरेडी बहुत सारे केस हो गए हैं। इंडिया का एक ही केस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक, भारत में भी ये स्पष्ट रूप से परिभाषित तो नहीं किया गया है, बट एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 168 के अंतर्गत मुआवजे के निर्धारण में न्यायालय वादी और प्रतिवादी दोनों पर असावधानी पर विचार करता है। ओके, अभी बीएनएसएस और उसमें भी कुछ बीएनएस में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, है ना। देखो फिर से वही वाला केस आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 100 साल पुराना जो खड़ा था, क्या कहते हैं, मीनार, और वो गिर गई और लोग मर गए, है ना। ओके, तो कंक्लूजन आ गया, बट जो केस हम ढूंढ रहे थे हमको लगता है हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो शुक्ला जी का एक केस था और हमको नाम बिल्कुल नहीं याद रहा क्योंकि हम, ठीक है, तो आज मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आई है और मुझे पता नहीं कौन सी एक राइसो ट्यूमर, पता नहीं क्या है, मतलब उसके लक्षण तो ट्यूमर की तरह होते हैं, ठीक है, बट ट्यूमर होता नहीं है, पता नहीं कौन सा हाइपरटेंशन होता है वो। ठीक है, तो इसके कारण कोई चीज मुझे तुरंत तो बिल्कुल नहीं याद आएगी। अब कल से देखो, कल डॉक्टर मेरा क्या बोलता है, फिर हम डिसाइड करेंगे पढ़ाना है कि नहीं। इसलिए हम बोल रहे थे देखो हम पढ़ाएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे थे कि बच्चे नहीं आ रहे क्लास में टाइम पे, या हम टाइम पे नहीं पढ़ा पा रहे, हम रिपोर्ट के हिसाब से बताएंगे अपना, जैसा हमको डॉक्टर बोलेगा, है ना। क्योंकि मेरी आंख के पीछे की सारी नस सूज आई हैं अच्छे से, और रह रहकर हमको साफ भी नहीं दिखता। चलो, सफरिंग फ्रॉम सो मच प्रॉब्लम्स। तो अच्छी बात तो ये है कि ट्यूमर के पूरे लक्षण होते हुए भी अगर ट्यूमर नहीं है ना, तो ये भी पॉजिटिव चीज है। दूसरी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज देखा जाएगा। चलो, सो वो वाला केस हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा, और हो सकता है कि वो कहीं और रहा हो, बट उसका फैक्ट यहाँ बता दे रहे हैं हमको, और नाम अभी जस्ट हमको नहीं याद आ रहा। ठीक है, सो जौनपुर के एक जज साहब थे, ठीक है, 1960-70 कभी का केस है ये, आजादी के बाद का ये। जज साहब रात को रोज साइकिल से जाते थे, उस समय साइकिल भी बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, जज साहब साइकिल से जा रहे हैं 1960-70, और नगर पालिका ने सड़क के बीचों बीच गड्ढा खोद के रखा है। ठीक, जज साहब रात को उसमें गिर गए। जज साहब के साइकिल पर लालटेन लगी हुई है, बट लालटेन से उतनी दूर पर गड्ढा नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। नगर पालिका, अब जज साहब थे, टॉर्ड अच्छे से पता था, जाके क्या किया, नगर पालिका केस कर दिया ना। नगर पालिका पे जब केस कर दिए तो नगर पालिका कह रही है जज साहब को भी तो देख के चलना चाहिए था, उन्होंने भी तो उपेक्षा की है। ठीक है, उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उससे बचने का। कोर्ट ने कहा कैसे, जरा बताएंगे। तो जब जज की बात आ जाती है तो भाई जज को पता है, सामने वाले को कानून बहुत अच्छे से पता है। आप बताओ ना कैसे, कौन सा लालटेन अटैच उस जमाने में इतनी दूर का गड्ढा दिखाता। अगर आप इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो तो उसे अगर बॉल कम से कम ढंग से उसको बंद करो। गड्ढा खोद रहे हो उसके ऊपर झाड़ लगा दे रहे हो, तो झाड़ तो नॉर्मली रखा ही रहता है सड़कों पर, कोई कैसे जानेगा कि सामने गड्ढा है। तो बढ़िया साहब को अच्छा खासा मुआवजा मिला, आई थिंक 50,000 समथिंग मिला था। तो मेरे सर बोलते थे जब जज साहब को 50,000 मिला तो पहले दिन साइकिल से जाते थे, दूसरे दिन स्कूटी से जाने लगे। इसीलिए ये फैक्ट हमको याद है। तो जब स्कूटी से जाते थे कि नहीं पता नहीं, बट ऐसे करके जोक करके याद करोगे तो एक फैक्ट याद रहेगा, और एग्जाम्पल तुमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलो, भूमि अतिचार को परिभाषित कीजिए। आईपीसी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, इसको कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, नहीं 3 या 4, 3 हो गया शायद। ओके, चलो, मन कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना। तुम लोग क्लास में लाइक नहीं करते हो, लाइक कर लेना। सब्सक्राइब करने को नहीं कहेंगे क्योंकि कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं करता, जितने भी सब्सक्राइब किए हुए हैं सब कोई और है, 2-4 को छोड़ के। मैं 4-5, सब्सक्राइब की हूँ। हाँ हम कह रहे हैं 4-5 को छोड़ के। चलो ठीक है।